भारत में एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म आने वाला है, जिसे कुछ लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। इसका असर हमारी रोजमर्रा की छोटी-मोटी चीजों से लेकर कार जैसी बड़ी खरीदारी तक सब पर पड़ने वाला है। तो आखिर ये बदलाव है क्या, और इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? चलिए समझते हैं। दरअसल कहानी ये है कि एक खास तरह का टैक्स हटाया जा रहा है और उम्मीद ये है कि इससे कार और बिजली जैसी कई ज़रूरी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले जानेंगे कि ये बड़ा टैक्स बदलाव है क्या, फिर समझेंगे कि ये कॉम्पेंसेशन सेस आखिर था क्या। इसके बाद देखेंगे कि इससे सामान सस्ता होने का वादा क्यों किया जा रहा है, और फिर बात करेंगे सबसे बड़ी समस्या की, यानी फंसे हुए पैसे की। कोयले का उलझा हुआ मामला भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस अब खत्म होने जा रहा है। ये भारत के टैक्स सिस्टम को आसान और सरल बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये कॉम्पेंसेशन सेस आखिर है क्या भला, और इसे लाया ही क्यों गया था। देखिए, जब 2017 में जीएसटी आया तो सारे राज्य डर गए। उन्हें लगा कि उनका टैक्स कलेक्शन तो एकदम से गिर जाएगा। तो केंद्र सरकार ने उन्हें एक तरह की रेवेन्यू इंश्योरेंस पॉलिसी दी। इसी का नाम था कॉम्पेंसेशन सेस। इसमें गारंटी थी कि राज्यों का रेवेन्यू हर साल 14% बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सेस हर चीज पर नहीं था, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर लगाया गया था, जिन्हें हम सिन या लग्जरी गुड्स भी कहते हैं, जैसे कि कारें, खासकर एसयूवीज, कोयला, कोल्ड ड्रिंक्स, तमाकू और पान मसाला। मकसद यह था कि इसका बोझ आम जरूरत की चीजों पर न पड़े। तो चलिए पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा वादा क्या है? वादा है कि चीजें सस्ती होंगी, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को और इंडस्ट्री दोनों को मिलेगा। इसे एक छोटी कार के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, 28% जीएसटी लगता था और उसके ऊपर 1% सेस, मतलब कुल टैक्स हो गया 29%। अब सोचिए, ये सेस हट गया तो टैक्स सीधा 18% जीएसटी पर आ जाएगा, यानी कीमतों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसके फायदे साफ दिखते हैं। टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा, चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, कंपनियों की लागत कम होगी और बाहर के इन्वेस्टर्स भी भारत में पैसा लगाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत है फंसे हुए पैसे की। और रकम छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 करोड़ रुपए की। जी हां, 2500 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सिर्फ कार डीलरों का टैक्स क्रेडिट में फंसा हुआ है। एक ऐसा क्रेडिट जो अब शायद किसी काम का ही ना रहे। और इसी को लेकर जो ऑटोमोबाइल डीलर्स की एसोसिएशन है, फाडा, उसके प्रेसिडेंट ने चिंता जताई है। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार को जल्दी से बताना होगा कि डीलरों के पास जो करोड़ों का सेस क्रेडिट पड़ा है, उसका आखिर होगा क्या। अब ये पैसा फंसा कैसे, ये समझने के लिए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को समझना होगा। देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई शर्ट बनाता है, उसने कपड़ा खरीदा और उस पर टैक्स दिया। अब जब वो शर्ट बेचेगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो आईटीसी का मतलब है कि वो शर्ट पर लगने वाले टैक्स में से कपड़े पर दिया गया टैक्स घटा सकता है। दिक्कत यह है कि डीलरों के पास जो क्रेडिट है वो इस खास सेस का है। अब अगर सेस ही नहीं रहा तो ये क्रेडिट किस काम का? इस पूरी उलझन को कोयला इंडस्ट्री का केस और भी अच्छे से समझाता है। यहाँ एक ही बदलाव किसी के लिए खुशखबरी है तो किसी के लिए बुरी खबर। अब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें कोयले पर दिए टैक्स का क्रेडिट वापस नहीं मिलता। तो अगर वो सस्ता वाला कोयला खरीद रही हैं, तब तो नए 18% जीएसटी में उन्हें फायदा है। लेकिन अगर वो महंगा वाला अच्छी क्वांटिटी का कोयला खरीद रही हैं, तो नया टैक्स पुराने वाले से भी ज्यादा पड़ रहा है। मतलब उनके लिए तो ये घाटे का सौदा हो गया। लेकिन अब कहानी का दूसरा साइड देखिए। वो फैक्ट्रियां जो कोयला इस्तेमाल करती हैं, जैसे स्टील या सीमेंट की, उनके लिए ये एक सीधी सीधी जीत है। क्यों? क्योंकि पहले जो 400 रुपए का सेस था वो उनकी जेब से जाता था, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। अब जो 18% जीएसटी लगेगा वो पूरा का पूरा उन्हें क्रेडिट के तौर पर वापस मिल जाएगा। तो उनके लिए तो ये फायदे ही फायदा है। तो अब जब एक तरफ वादा है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी समस्या, तो सवाल यह है कि भाई आगे क्या होगा। और यहीं से मामला कानूनी और संवैधानिक दांवपेच में फंस जाता है। और इन सारी बहसों के बीच एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है,
क्या सरकार कानून बदलकर किसी बिजनेस के टैक्स क्रेडिट को जो उसने कमाया है रातों रात खत्म कर सकती है? क्या ये क्रेडिट उस बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है? देखिए, कानून में एक बड़ी अड़चन है। जो सीजीएसटी एक्ट है उसका सेक्शन 18(4) बिल्कुल साफ कहता है कि अगर किसी चीज़ पर टैक्स लगना बंद हो गया तो उस पर जमा हुआ सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना ही होगा। मतलब ऑफिसर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पर संविधान सामने आ जाता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि टैक्स क्रेडिट कोई खैरात नहीं है, ये एक निहित अधिकार है, मतलब ये एक तरह की संपत्ति है। तो क्या सरकार किसी की संपत्ति ऐसे छीन सकती है? तो इस पूरे झमेले से निकलने के लिए अब 3 रास्ते सुझाए जा रहे हैं। पहला, कंपनियों को ये क्रेडिट इस्तेमाल करने के लिए मार्च 2026 तक का टाइम दे दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस सेस वाले क्रेडिट को नॉर्मल जीएसटी क्रेडिट में बदल दो। और तीसरा और सबसे सीधा रास्ता, सरकार ये फंसा हुआ पैसा कंपनियों को कैश रिफंड कर दे। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने का इरादा बहुत अच्छा था, लेकिन इस एक कदम ने कई बड़ी इंडस्ट्रीज को एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक साफ सुथरे टैक्स सिस्टम और बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बीच की लड़ाई बन गई है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, प्रगति के लिए बदलाव तो जरूरी हैं, पर सवाल ये है कि इस बदलाव की कीमत आखिर चुकाएगा कौन? सरकार, उद्योग या फिर देश के उपभोक्ता?